एज। जैसे मैंने कहा कि आर तो फिक्स है, रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं इसे, सरफेस और सेंटर के दरमियान गैप आर होता है। एज तब्दील होती है, कुछ क्लोजर ऑर्बिट है उनकी हाइट छोटी होती है, कुछ दूर वाले ऑर्बिट है उनकी हाइट ज्यादा होती है। सेंटर से लेके सरफेस का गैप, लेकिन सेंटर से लेके सरफेस तक का गैप फिक्स है, जो मैंने बताया कैपिटल आर है। सरफेस कोई अलग नहीं होती, सेंटर से सेपरेट नहीं होती, लेकिन जो ऑर्बिट ऑफ सरफेस है उनके दरमियान हाइट तब्दील होती रहती, चेंज होती रहती। कुछ क्लोजर ऑर्बिट हैं तो उनकी हाइट कम होती, कुछ दूर वाले ऑर्बिट हैं तो उनकी हाइट ज्यादा होती। तो आप देखें कि सेंटर से लेके ऑर्बिट तक का गैप आर प्लस एच बनता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा हमने, एसी बराबर है v स्क्वायर ओवर स्मॉल आर लिखना चाहिए। बुक में ना डायरेक्ट कैपिटल आर लिखा है, आप पहले ऐसे करें फिर ही समझ आएंगे। एसी बराबर है v स्क्वायर ओवर स्मॉल आर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। एसी जी के बराबर है, जी बराबर है v स्क्वायर ओवर स्मॉल आर। स्मॉल आर किसके बराबर है? फिर मैंने बताया आर प्लस एच के बराबर है, इसलिए g इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर आपको निगलेक्ट कर दिया जाता है। फार क्लोजर ऑर्बिट हाइट एज निगलेक्ट कर देते। को हमने निगलेक्ट कर दिया है, तो g इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r है। अब आप गौर कीजिए, किताब में डायरेक्ट कैपिटल आर लिखा है, पहले स्मॉल आर लिखिए, स्मॉल आर को आर प्लस एच लिखिए, और फिर एच को निगलेक्ट करें क्लोजर ऑर्बिट की वजह से। वैसे क्लोजर ऑर्बिट के मुकाबले में 400 कुछ भी नहीं है, इसलिए 4। लेकिन जब स्टूडेंट ये फार्मूला पढ़ता है g बराबर है v स्क्वायर ओवर r, वो ये समझता है कि सैटेलाइट सरफेस पे है, क्योंकि कैपिटल आर आ रहा है। मैंने आपसे कहा कि सैटेलाइट सरफेस पे नहीं होगी, अगर सैटेलाइट सरफेस पे होगी तो वो तो सेंटर में फॉल कर जाएगी, सैटेलाइट ऑर्बिट में होगी। तो फिर सर हाइट क्यों नहीं लिखी? मैंने तो बताया आपको, लिखना तो आर प्लस एच था, लिखा भी सही, लेकिन एच को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि उसका इफेक्ट काउंट नहीं किया। अब आप यहां से v फाइंड करें तो v बराबर है जी आर अंडर रूट, v बराबर है जी आर अंडर रूट। इस v को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, इस v को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर हम इस v को डिवाइड करें जो क्रिटिकल वेलोसिटी इसकी डेफिनेशन है वेलोसिटी रिक्वायर्ड
critical velocity required to put a satellite. Velocity required to put a satellite. To put a satellite into closer orbit of Earth. और से आवाज में क्रिटिकल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ क्लोजर ऑर्बिट के लिए, क्योंकि आपके सामने कैपिटल आर आ रहा है फार्मूले में, एच को काउंट ही नहीं हुआ। वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू क्लोजर ऑर्बिट ऑफ अर्थ। क्लोजर ऑर्बिट ऑफ अर्थ में पुट करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए, उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी का नाम देते हैं। वैल्यूज फाइंड करें। g 9.8 होता है, रेडियस ऑफ अर्थ पड़ा होगा मैट्रिक में 6.4, 10 की 6 होता है, रूट भी लेना है तो 7.9, 10 की 3 यानी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सैटेलाइट क्लोजर ऑर्बिट में जाए तो उसकी स्पीड 7.9 किलोमीटर पर आवर होनी। किलोमीटर ये बने किलोमीटर पर सेकंड। 9.8, 7.9, 7.9 10⁻³ मीटर पर सेकंड है। तो बुक में देखेंगे क्या आंसर है? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। 7.9 किलोमीटर पर सेकंड में। तो आप देखेंगे एक सेकंड में 7.9 किलोमीटर करे। एक सेकंड में 7.9 किलोमीटर कवर करे। तो अगर वो एक सेकंड में 7.9 किलोमीटर पर सेकंड कवर करती है तो आप समझ जाएं कि वो क्लोजर ऑर्बिट में ले जाएगी और इस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये बात बड़ी अहम है, सैटेलाइट सरफेस पे नहीं होती, ऑर्बिट में होती। दूसरी बात ये अहम है कि सरफेस अलग नहीं होती, उसका गैप सेंटर से कैपिटल आर फिक्स होता है। तीसरी बात अहम ये है कि टोटल गैप सैटेलाइट तक आर प्लस एज होता है और अगर क्लोजर ऑर्बिट हो तो उस एज को निगलेक्ट कर देते हैं। इस तरह हमने ये v फाइंड की। अब टाइम पीरियड निकालना है। T वैसे s/v होती है, T/s/v। अगर मैंने टाइम पीरियड लेना तो टाइम पीरियड 1 रेवोल्यूशन का होगा। सर जी ये दोबारा रिपीट कर दें। 3 बन गया 1 रेवोल्यूशन पे s बाय r है जी। क्या कह रहे हैं सर जी ये दोबारा रिपीट कर दें। यार 2 दफा किया बेटे, आप लेट जाएंगे समझ नहीं आएगा। सर जी वो बोर्ड साफ नजर नहीं आ रहा है। सेंटर और आर्क के दरमियान कैपिटल आर है, उसके बाद सेंटर और सरफेस के दरमियान गैप फिक्स है। सेंटर और सरफेस के दरमियान गैप कैपिटल आर है, चेंज नहीं होगा। सैटेलाइट यहाँ सरफेस पे नहीं है, ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट का सेंटर से गैप कितना है? r प्लस h। ये h हाइट है जो तब्दील होती रहती है। अब आपने फार्मूला लिखा AC बराबर है v²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में पढ़ा था। यहाँ पे AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। AC को g बोल दिया, v²/r। स्मॉल r प्लस h है और बात भी दुरुस्त है। लेकिन अगर क्लोजर ऑर्बिट है जो 400 किलोमीटर की हाईवे है, 36,000 पे दूर वाला ऑर्बिट है, 400 पे नजदीक वाला ऑर्बिट है, तो 400 किलोमीटर 36,000 के मुकाबले में कुछ भी नहीं, इसलिए उसको निगलेक्ट कर देते हैं। उसको निगलेक्ट करने एज खत्म हो गया। एज खत्म हो गया तो g बराबर है v²/r। यहाँ से g/r आया। इस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू क्लोजर ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ऐसी वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को दी जाए
ताकि वो क्लोजर ऑर्बिट ऑफ अर्थ में चली जाए। अब P लिखा है S ओवर V है, टाइम पीरियड कैपिटल T होगा। टाइम पीरियड 1 रेवोल्यूशन का होता है। 1 रेवोल्यूशन पे S कितनी होती है 2 पाई R ओवर V। 2 पाई R ओवर V, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई R ओवर V। कैपिटल R लिख दें, हाइट को निगलेक्ट कर रहे हैं। 2 पाई R ओवर V। अब देखें अगर 2 पाई R ओवर V है 2 क्रॉस 3.14 R 6.4 10 की 6 रेडियस ऑफ अर्थ। स्पीड अभी 7.9 10 की 3। यहाँ से टाइम पीरियड आएगा। टाइम पीरियड पहले सेकंड्स में आएगा, उसके मिनट्स बनाने हैं। बेटा नहीं मिला जो आप आंसर लेंगे वो सेकंड्स में आएगा। आंसर निकालें 2 क्रॉस 3.14 इनटू शोर में करें। माइक ऑफ करवा दूंगा, फिर चुप रहे जरा, तुम सोचती है ऐसे। 2 क्रॉस 3.14 इनटू 6.4 10 की 6 ओवर स्पीड है 7.9 10 की 3। टाइम पीरियड आएगा कितना 84 मिनट लिखा है। पहले सेकंड आएगा, उसके मिनट्स बनाना। तो अगर एक सैटेलाइट क्रिटिकल वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्रिटिकल वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है एक सैटेलाइट, उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 84 मिनट्स लगते हैं। सैटेलाइट अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट फ्लाइट 84 एक कंप्लीट करने में सही आंसर के तौर पे आ सकता है, दूरी के तौर पे नहीं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है रियल एंड अपीरेंट वेट। सेकंड टॉपिक है रियल वेट एंड अपीरेंट वेट। रियल वेट किसे कहते हैं? पुल ऑफ ग्रेविटी को कहते हैं रियल वेट। पुल ऑफ ग्रेविटी कॉल्ड रियल वेट। पुल ऑफ ग्रेविटी ये अलग टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, थ्योरी में आ सकता है। पुल ऑफ ग्रेविटी कॉल्ड रियल वेट। दूसरी डेफिनेशन है फोर्स विद विच, आप डाल के लिखें फोर्स विद विच अर्थ attracts, force with which earth attracts another objects towards center. Force with which earth attracts another objects towards center. वो फोर्स जिससे अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट्स को सेंटर की तरफ पुल करे, दैट इज कॉल्ड रियल वेट। या पुल ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं, या फिर फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर कॉल्ड रियल वेट। रियल वेट कभी चेंज नहीं होता। रियल वेट कभी चेंज नहीं होता जब तक जी चेंज ना हो। रियल वेट चेंजेस with change in small g। स्मॉल जी अगर चेंज हो तो रियल वेट चेंज होता है। आमतौर पे हम अगर चलते फिरते रहे तो इतनी जल्दी स्मॉल जी चेंज नहीं होता। हाँ, हम अगर हाइट पे चले जाए, हाइट अगर सेंटर ऑफ अर्थ ही 0 है तो रियल वेट 0 होता है। तो मैंने जैसे कहा जहां जी तब्दील होगा रियल वेट चेंज होगा, वरना नॉर्मली जी तब्दील ना हो तो रियल वेट चेंज नहीं होता। सेंटर ऑफ अर्थ पे जी इसलिए 0 होता है कि जी का इफेक्ट फील्ड में होता है, सेंटर ऑफ अर्थ पे नहीं होता। दूसरी डेफिनेशन है अपीरेंट वेट। सेकंड डेफिनेशन है अपीरेंट वेट। इसकी स्टेटमेंट सुने जरा ताकि समझ आए। अपीरेंट वेट कहते हैं फोर्स
force which tries to stop falling of object towards center. apparent weight की statement है force which tries to stop falling of object towards center ऐसी force जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ गिरने से रोकने की कोशिश करे। अब रियल वेट ये चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट गिर जाए सेंटर की तरफ। अपीरेंट वेट ये चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि फॉल ना करे वो सेंटर की तरफ। एक आसान सा लफ्ज समझे, ये बात समझ आती कि अपोजिट टू रियल वेट कार्ड अपीरेंट वेट। रियल वेट के अपोजिट अपीरेंट वेट है। जैसे बेटा टेंशन इन स्प्रिंग अपीरेंट वेट है, जैसे अप थ्रस्ट अपीरेंट वेट है। जो वेट के अपोजिट होगा वो अपीरेंट वेट होगा। अपीरेंट वेट का कोई तल्लक नहीं है जी से। जी ज्यादा हो कम हो उससे रियल वेट को फर्क पड़ता है। अपीरेंट वेट को एक अपोजिंग फोर्स है, इसलिए अपीरेंट वेट में इंक्रीज, बढ़ भी सकता है, में डिक्रीज, कम भी हो सकता है। अपीरेंट वेट में इंक्रीज, में डिक्रीज, में भी जीरो, में इंक्रीज, में डिक्रीज, में भी जीरो। लेकिन आप अगर ये कहें कि रियल वेट से तल्लक है तो रियल वेट तो जी पे डिपेंड कर रहा है। रियल वेट अगर चेंज हो रहा है तो वो जी की वजह से चेंज हो रहा है। अपीरेंट वेट का जी से लिंक नहीं है। अपीरेंट वेट डायरेक्शनल फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, जो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अगर अपोजिंग फोर्स बढ़ जाए तो अपीरेंट वेट बढ़ता है, अपोजिंग फोर्स कम हो जाए तो अपीरेंट वेट कम होता है, अपोजिंग फोर्स जीरो हो जाए तो अपीरेंट वेट जीरो होता है। तो प्लीज कंपैरिजन समझें। एक वो फोर्स जो उसे सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करे वो रियल वेट, दूसरी वो फोर्स जो उसे सेंटर की तरफ आने से रोकने की कोशिश करे वो उसका अपीरेंट वेट। तो दोनों में कंपैरिजन हमेशा याद रखना है। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि रियल वेट वर्सेस अपीरेंट वेट को एक्सप्लेन करने के लिए अब हम क्या एग्जांपल देते हैं कि एलिवेटर है। एलिवेटर के अंदर दो टाइप ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है। ये एलिवेटर है, एलिवेटर या लिफ्ट। उस एलिवेटर के अंदर एक रस्सी से स्प्रिंग बैलेंस बना हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस हमेशा अपीरेंट वेट को मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस हमेशा अपीरेंट वेट को मेजर करता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एलिवेटर, उसके साथ सपोर्ट स्प्रिंग बैलेंस है और उसके साथ एक रस्सी के जरिए मैस हैंग कर रहा है। मैस, कोई ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है, उस पे दो फोर्सेस लग रही हैं ऑब्जेक्ट। एक वेट, रियल वेट W, दूसरा टेंशन इन स्प्रिंग T। टेंशन इन स्प्रिंग T। जो ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है उस पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक रियल वेट W, दूसरा टेंशन जो कि अपोजिट है। और मैंने कहा अपोजिट टू रियल वेट हमेशा अपीरेंट वेट होता है। एक बात और याद रखिए, रियल वेट फिजिकल बैलेंस से मेजर होता है, अपीरेंट वेट स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है। रियल वेट फिजिकल बैलेंस से मेजर होता है, अपीरेंट वेट स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है। अब सिचुएशन ये है कि एलिवेटर के अंदर अगर ये ऑब्जेक्ट रस्सी से हैंग कर रहा है तो दो फोर्सेस लग रही हैं। एक W, दूसरा टेंशन इन स्प्रिंग अपवर्ड। अब कंडीशन देखते हैं, बड़े गौर से सुने। पहली कंडीशन है इफ
elevator is at rest. Condition number A है, if elevator is at rest, अगर elevator rest में are moving with uniform velocity, are moving with uniform velocity, elevator अगर रेस्ट में या मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एलिवेटर अगर रेस्ट में या मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो आप ये समझ जाइए कि दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रही। आप कहें कि रियल वेट इक्वल है अपेरेंट वेट, वेट और टेंशन बैलेंस हो रहे हैं, या तो वो रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो याद रखें उसमें लगने वाली फोर्सेस बैलेंस होती है, इसलिए रियल वेट और अपेरेंट वेट इक्वल है। केस नंबर बी है कि इफ एलिवेटर, अल्फाज गौर से सुने, इफ एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अगर एलिवेटर अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट वो करता है जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आपसे कहे एलिवेटर रेस्ट में, दोनों फोर्सेस बैलेंस होगी। अगर आपसे कहे कि एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है, फिर भी दोनों बैलेंस होगी। अगर आपसे कहे एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड आ रहा है, फिर भी दोनों बैलेंस होगी। लेकिन अगर कहीं एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही। अब क्या होगा, अगर अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो रिएक्शन बढ़ गया है वेट से। बच्चे पढ़ते हैं वेट थोड़ा हो गया, मैं कहता हूं वेट चेंज नहीं हुआ। देखते हैं आप जब लंटर डाल रहा होता है, लंटर एक ट्राली में बंदा भी बैठ के ऊपर चला जाता है, रेत सीमेंट भी ऊपर चला जाता है, वो मोटर लगी होती है पंप जो नीचे से रिएक्शन दे रहा होता है ट्राली की। तो रिएक्शन जब बढ़ता है तो उसमें बैठा हुआ बंदा भी ऊपर जा रहा होता है। अब ये कह रहे हैं कि बंदे का वेट कम हो गया, नहीं, वेट वही है, उस पे रिएक्शन ज्यादा हो गया, अपोजिंग फोर्स ज्यादा हो गया। आप में से जो बच्चा यहाँ खड़ा है, छोटा बच्चा है, छोटा चौथी पांचवी का, मैं उसे उठा लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि उसका वेट थोड़ा हो गया, नहीं कि जी वो ऊपर चला गया, नहीं, मैंने उसको रिएक्शन ज्यादा दिया। जब वो जमीन पे खड़ा था तो जमीन उसको उतना रिएक्शन नहीं दे रही थी, जब मैंने उठाया तो अपने हाथों से रिएक्शन ज्यादा दिया, तो वेट तो उसका वही है जो जमीन पे था। तो बेटे याद रखें, अपेरेंट वेट, टेंशन बढ़ गई, रिएक्शन बढ़ गया रियल वेट से। जब दो फोर्सेस बैलेंस ना हो तो रिजल्टेंट फोर्स आती, रिजल्टेंट फोर्स आएगी, टी ज्यादा है तो प्लस में, W कम है तो माइनस में, P ज्यादा है तो प्लस में, W कम है तो माइनस में। रिजल्टेंट फोर्स MA होती है, TW माइनस MG, WMG। रिजल्टेंट फोर्स MA, तो यहां से T की इक्वेशन आ गई, T इक्वल्स MA प्लस MG। ये T रिएक्शन है, ये T टेंशन इन स्प्रिंग है, ये T अपेरेंट वेट है, mg रियल वेट है। अब आप तीसरी कंडीशन ले, तीसरी कंडीशन में कहता है एलिवेटर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, एलिवेटर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अगर एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो वो कहता है जी मेरा वेट बढ़ गया, मेरा वेट बढ़ गया। वेट कहां से बढ़ गया, टेंशन कम हो गई, वेट तो वही, तो वेट वही है, रिएक्शन कम हो गया, यानी टी कम हो गया डब्ल्यू से, टी कम हो गया डब्ल्यू से। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू W माइनस टी, जो ज्यादा है वो प्लस में, जो कम है वो माइनस में, टी कम है माइनस में। रिजल्टेंट फोर्स M में W माइनस टी, यहां से टी आ गया, mg माइनस M है, W को mg कहते हैं, टी आ गया mg माइनस M है।
ये उस वक्त है जब एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। और लास्ट कंडीशन डी है, इफ एलिवेटर falling freely, एलिवेटर falling freely, एलिवेटर falling freely का मतलब क्या है? रस्सी टूट गई, रस्सी टूट गई है, वो फ्रीली फॉल कर रहा है। जैसे कोई बंदा चौथी मंजिल से नीचे गिरे तो वो क्या कहेगा? वो फ्रीली फॉल कर रहा है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं। एक मोटा हैवी पर्सन जब चौथी मंजिल से गिरा तो बेहोश हो गया, जब ले गया उसे डॉक्टर के पास तो होश आया, उसने कहा मैं बच गया हूं। उसने कहा तुम तो बच गए हो, नीचे जो 4 आइसक्रीम खा रहे थे उनकी राह ले गए। तो एलिवेटर का फ्रीली फॉल का मतलब यही कि वो ऊपर से गिर गया है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं, तो वो फ्रीली फॉल कर रहा है। जैसे एक बंदा ऊपर हाइट से गिरा, नीचे गिरते हुए उसको सरिया लगा आंख में, उसकी आंख जाया हो गई, नीचे गिरा मर गया। तो औरतें आके देख रही हैं, कहती है शुक्र है दूसरी आंख बच गई। वो मरा पड़ा कह रही है दूसरी आंख शुक्र है बच गई। तो यहाँ पे रिएक्शनल फोर्स खत्म हो जाती है जब कोई हाइट से गिरता है। तो आप देखिए इक्वेशन तो यही लगनी है, बॉल की G is equal to mg minus ma, इक्वेशन यही लगनी है। लेकिन फिर इसमें तब्दीली क्या है? जो फ्रीली फॉल करता है उसका ए जी के बराबर होता है, याद रखना। वो मोहताज हो जाता है ग्रेविटी के। अब जो बंदा चौथी मंजिल से गिरा, रास्ते में सोचे मेरा वेट कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया, ऐसे थोड़ी हुआ है। उसका वेट कुछ भी नहीं हुआ, उस पे रिएक्शन खत्म हो गया, उस पे अपोजिंग फोर्स खत्म हो गई। ऐसे ही है, बंदा जूता खरीदने गया, उसने कहा मुझे पूरा नहीं आ रहा, दुकानदार दिखाए कोई पूरा ना है, पाँव बड़ा था, यकदम लाइट चली, कहता जूता पूरा आ गया तो डब्बे में पाँव डाला था। तो जब आप ये कहें कि मैं गिरते हुए वेट खत्म हो गया, तो वेट कहां से खत्म हो? रिएक्शन खत्म हो गया। ए को जी लिखे, E बराबर है mg माइनस mg, कट गया जीरो। E जीरो होने का मतलब ये कि अपोजिंग फोर्स नहीं रही, रिएक्शन नहीं रहा, अपेरेंट वेट जीरो हो गया। तो 4 कंडीशनें फिर सुन लो। पहली कंडीशन एलिवेटर रेस्ट में या वेलोसिटी यूनिफॉर्म, फिर दोनों बैलेंस हो रहे हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अपवर्ड जाए तब भी बैलेंस हो रहे हैं, डाउनवर्ड आए तब भी बैलेंस हो रहे हैं, रेस्ट में आए तब भी बैलेंस हो रहे हैं। अगर अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर रिएक्शन वेट से ज्यादा है, फिर अपोजिंग फोर्स वेट से ज्यादा है। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो रिएक्शन कम है, और अगर फ्रीली फॉल कर रहा है तो रिएक्शन है ही नहीं। जी कोई बात पूछनी हो, कोई कल थ्योरी खत्म हो जाएगी इसकी, मंडे को, ट्यूसडे को टेस्ट है, चैप्टर 4 का सेकंड हाफ। सेकंड हाफ कहां से स्टार्ट होना है? सेकंड हाफ शुरू होना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से एंड तक, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से लेके एंड तक। शॉर्ट आंसर 6 से 10, न्यूमेरिकल 6 से 10, शॉर्ट आंसर 6 से 10, न्यूमेरिकल 6 से 10, थ्योरी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से एंड। 2 अहम सवाल हैं, एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एक इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये मंगल को 1:30 बजे टेस्ट होगा। क्लास हम पढ़ते रहेंगे, मंडे को 5वें की थ्योरी हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था छठा मैंने शुरू करना है, बुध को मैंने शुरू कर लेना है इंशाल्लाह छठा। इस तरह स्टार्ट हो जाए, अगले मंथ इंशाल्लाह छठा जल्दी होगा, 7th 8th हो जाएंगे, 9th शुरू होगा अगस्त के एंड तक। पूरी उम्मीद है 10-12 तक सिलेबस हो जाए। और अगर कॉलेज पहले खुल जाते हैं, क्योंकि अब ये भी सुनना जा रहे हैं कि 5 अगस्त को मीटिंग दोबारा है, हो सकता है कॉलेज पहले खुल जाए। खुल गया तो फिर जितने पढ़े हैं फिर वो लाइव हो जाएंगे। कोई बात पूछनी